वेलकम टू माय न्यू वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। क्वेश्चन फर्स्ट है MK4482 क्या है? व्हाट इज़ MK4482? MK4482 क्या है? तो आपको बताना है ये चार ऑप्शंस में से कि MK4482 क्या है। तो MK4482 जो है वो एक एंटीवायरल ड्रग है। एंटीवायरल ड्रग है MK4482। हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार MK4482 जो एंटीवायरल ड्रग है उसके बारे में कहा गया है कि इससे SARS-CoV-2 संक्रमण के इलाज के लिए जो हैमस्टर्स इस्तेमाल किए गए थे उसमें फेफड़ों में वायरस के स्तर में कमी आई है। तो जो ये MK4482 है जो एंटीवायरल ड्रग है, इसके इस्तेमाल से जो फेफड़ों में वायरस का जो लेवल था, जो स्तर था, वो कम हो गया है MK4482 एंटीवायरल ड्रग के इस्तेमाल से। तो MK4482 एक एंटीवायरल ड्रग है और ऐसे क्वेश्चंस वीडियो में इसलिए इंक्लूड किए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये एक पेंडेमिक है, महामारी है और महामारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो MK4482 जो है वो एक एंटीवायरल ड्रग है। MK4482 जो है कोरोना वायरस का जो उपचार चल रहा है MK4482 से, उससे जो हाई लेवल का जोखिम होना था, बहुत ही ज़्यादा जान का जो जोखिम होना था, उस जोखिम के स्तर को भी ये कम करती है MK4482। जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित जो वैक्सीन बनाई गई हैं, कोविड-19 के जो टीके हैं, उनका आधार मतलब बेस क्या है? कौन सा वायरस इस्तेमाल करके, जैसे कि आप सभी को पता है कि वैक्सीन जो होता है वो किसी वायरस बेस्ड रहती है। तो जॉनसन एंड जॉनसन का एक कंपनी है और एस्ट्राजेनेका दूसरी कंपनी है। इन्होंने जो कोविड-19 के टीके बनाए हैं तो उसका जो है आधार क्या है, कौन सा वायरस उसका आधार है, मतलब कि कौन से वायरस का इस्तेमाल करके वो टीका बनाया गया है। वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड बाय जॉनसन एंड एस्ट्राजेनेका यूज विच वायरस एज द बेसिस फॉर द कोविड-19 वैक्सीन्स। तो कौन सा वायरस का इस्तेमाल किया गया? उन्होंने जो है एडेनो वायरस का इस्तेमाल किया है कोविड-19 वैक्सीन को बनाने में। और जो एडेनो वायरस है वो 88 प्रकार के एडेनो वायरस होते हैं जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। ये जो वायरस है, कई जो कोविड-19 के टीके अभी मार्केट में हैं उनमें मैक्सिमम का बनाने का आधार है, मतलब इसको का इस्तेमाल करके जो है कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई है। तो जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित जो टीके हैं उनमें एडेनो वायरस का इस्तेमाल किया गया है। किस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने विराट कोहली को पछाड़कर ICC पुरुष की ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच पाकिस्तानी प्लेयर हैज़ टॉप द ICC मेंस ODI बैटिंग रैंकिंग सरपासिंग विराट कोहली? तो विराट कोहली जो इंडियन स्कीपर हैं उनको पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान का खिलाड़ी फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच गया है ICC बैटिंग रैंकिंग में। तो वो कौन है? तो वो है बाबर आजम पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो कोहली को पीछे छोड़ के आगे निकल गए हैं। रनों के अगर हम बात करें तो टोटल 78 पारियों में जो बाबर आजम है उसने 3808 रन बनाए, जबकि कोहली ने सिर्फ 3100 रन बना पाए थे। बाबर की जो औसत है पर मैच वो है 56.83 53.83 है, जबकि भारतीय कप्तान कोहली की है 45.58 औसत। स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो वो है 8870 88.70 है बाबर आजम की, जबकि विराट कोहली की है 83.26। जब अगर हम बात करते हैं कि 100 या 50 रन कितनी बार बनाए तो बाबर ने बनाए 13 बार 100 बनाया और 17 बार बनाए हैं 50, जबकि कोहली के नाम सिर्फ 8 बार 100 और 20 बार जो है 50 रही है। इसी वजह से बाबर आजम जो है इसको विराट कोहली को पीछे छोड़ के आगे निकल गए हैं ODI रैंकिंग में। भारत ने किस राज्य के 3 विद्रोही उग्रवादी समूहों के साथ संघर्ष विराम समझौते को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द सीज फायर एग्रीमेंट विद द 3 इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑफ विच स्टेट फॉर 1 more ईयर। तो 3 उग्रवादी समूह हैं कि कौन से स्टेट के हैं जिनके साथ सीज फायर जो
सीज फायर का एग्रीमेंट था उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। तो वो है नागालैंड, वो स्टेट है नागालैंड। तो नागालैंड में इसको जो है 2022 तक बढ़ा दिया गया युद्ध विराम समझौते को। और जो गृह मंत्रालय के अनुसार जो है भारत सरकार 3 समूह हैं जिनके साथ ही ये समझौता हुआ है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NK, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगो। ये तीनों के साथ इन्होंने संघर्ष जो समझौता था उसको 2022 तक बढ़ा दिया है। अंटार्कटिका के डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है? ओरिजिनल नेम क्या है? अंटार्कटिका में जो डूम्सडे ग्लेशियर है, जिसका नाम डूम्सडे ग्लेशियर रखा गया है, उसका ओरिजिनल नाम, मूल नाम क्या है? व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ अंटार्कटिका डूम्सडे ग्लेशियर? तो डूम्सडे ग्लेशियर का असली नाम है थवाइट्स ग्लेशियर। असली नाम है थवाइट्स ग्लेशियर। थवाइट्स ग्लेशियर जो है इसे डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है क्योंकि ये जो है अंटार्कटिका में मौजूद है और ये वर्षों से तेज़ी से पिघल रहा है। इसकी जो टोटल इसका एरिया है वो है 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर का बड़ा आकार है। और इस बड़े आकार में जो है इतना पानी अवेलेबल है जो कि विश्व के जो समुद्र है उसका स्तर, जो लेवल है, उसको बढ़ा के आधा मीटर हाइट उसको प्रदान कर सकता है। तो इतने ज़्यादा प्रदान कर सकता है, तो इतने ज़्यादा पानी इसमें अवेलेबल है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पिघल रहा है आजकल, इसलिए ये चर्चा में भी है आजकल कि ये क्यों पिघल रहा है। लेकिन इसकी स्पीड पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। थवाइट्स ग्लेशियर, जिसको डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है, जो कि अंटार्कटिका में अवेलेबल है, स्थित है। वैश्विक प्रयोग का नाम क्या है जिसका उद्देश्य महासागरों में परिवेशी मानव ध्वनियों में कमी के प्रभाव को मापना है? मतलब कोविड-19 की सिचुएशन थी जिसमें लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से जो है लोग समुद्र में नहीं गए, तो उसकी वजह से जो ध्वनियाँ समुद्र में कम हुई, उसकी वजह से क्या क्या जो है इफ़ेक्ट्स देखने को मिले, उनको मापने का प्रयोग का नाम बताना है आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट विच एम्स टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ रिडक्शन इन एम्बियंट ह्यूमन साउंड्स इन ओशियंस? तो ये है इंटरनेशनल क्वाइट ओशियन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांत महासागर, जैसा कि मैंने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण परिवेशी, मतलब दूसरी जगह से आए हुए लोग, मतलब समुद्र में तो इंसान नहीं रहता ना, तो परिवेशी उसके हिसाब से परिवेश उनका दूसरा है। तो उसमें से जो जब इंसान वहाँ नहीं गया तो वहाँ पे क्या क्या गतिविधियों में चेंज आया, कम प्रभाव पड़े, उसी को मापने के लिए है इंटरनेशनल क्वाइट ओशियन एक्सपेरिमेंट। सार्थक किस नीति से संबंधित एक कार्यान्वयन योजना है? सार्थक इज एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिलेटेड टू विच पॉलिसी? तो सार्थक जो पॉलिसी है वो किसके कार्यान्वयन की एक योजना है? इम्प्लीमेंटेशन किसका इम्प्लीमेंटेशन होगा सार्थक के द्वारा? तो वो होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसका पालन किया, उसका जो कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा वो सार्थक के द्वारा किया जाएगा। एक पॉलिसी है ये। नई शिक्षा नीति जो है 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार, कानून अधिकार है, जिसको 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्ष पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। तो 2020 में जब ये आई तो 34 वर्ष पहले ही, इससे 34 वर्ष पहले जो है शिक्षा नीति आई थी। तो क्वेश्चन आज अगर आता है कि 2020 से पहले कब शिक्षा नीति आई थी, तो 34 ईयर्स माइनस करके आप निकाल सकते हैं कब आई थी पुरानी शिक्षा नीति। संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए INS सर्वेक्षक को किस देश में तैनात किया गया है? INS सर्वेक्षक हैज़ बिन डिप्लॉयड इन विच कंट्री फॉर कंडक्टिंग जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वेज? तो कौन से देश में तैनात किया गया है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए INS सर्वेक्षक को? तो इसको जो है मॉरिशस में तैनात किया गया है। वहाँ के मॉरिशस नेवी के साथ मिलके ये जो है सर्वेक्षण करेंगे। ये सर्वेक्षण करेंगे डीप सी एरिया ऑफ पोर्ट लुइस। जो पोर्ट लुइस एरिया है उसके डीप सी एरिया का जो है संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करेंगे। तो ये जो है मॉरिशस की सेना के साथ मिलके वहाँ पे संयुक्त मतलब कि जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया जाएगा। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सिविल डिफेंस आमतौर पर पाए जाते हैं?
इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी सिविल डिफेंस पर्सनल्स आर कॉमनली फाउंड। तो सिविल डिफेंस पर्सनल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कौन सा जो है हमारे देश का कौन सा यूनियन टेरिटरी या फिर राज्य करता है, तो उसका जो है आंसर है दिल्ली। दिल्ली में सिविल डिफेंस आमतौर पर पाए जाते हैं पर्सनल सिविल डिफेंस के। ये जो हैं मजिस्ट्रेटों के अधीन काम कर देते हैं, डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं डीएम उनके अधीन काम करते हैं। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के द्वारा शासित होते हैं, ये मजिस्ट्रेट के अंडर आते हैं। तो ये जो 1968 का नागरिक सुरक्षा अधिनियम था, ये था इसके तहत, इसकी धारा 4 के तहत राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन की मदद करने हेतु नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों से कार्य ले सकती है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा डिफेंस पर्सनल पाए जाते हैं और वो नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत पाए जाते हैं। HCCR पोर्टल, जिसे हाल ही में आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, किस क्षेत्र से संबंधित है? HCCR पोर्टल विच was रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द आयुष मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो ये जो है होम्योपैथी से रिलेटेड है HCCR पोर्टल। HCCR मतलब होम्योपैथी क्लिनिकल केस रिपोजिटरी। रिपोजिटरी एक तरीके से कोष होता है, तो HCCR होम्योपैथिक क्लिनिक केस रिपोजिटरी। ये वो स्लाइड है जो मैं आपको सभी वीडियोज़ में दिखाता हूँ। ये सभी वीडियोज़ एक्चुअली इसको अपडेट ही नहीं किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इसको अपडेट करके दोबारा से आपके सामने पेश करूँ। तो ये सभी वीडियोज़, इसके अलावा बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉपीराइट संशोधन नियम 2021 को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021 हैज़ बीन नोटिफाइड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा कॉपीराइट नियम अधिनियम जो जिसमें संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, उसको अधिसूचित किया गया है, नोटिफाई किया गया है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है कॉपीराइट रूल्स 2021 का अमेंडमेंट को जो है नोटिफाई। इसने क्या चेंजेस किए हैं? इसकी वजह से कॉपीराइट जर्नल के प्रकाशन के संबंध में एक नया प्रावधान जोड़ा है, जिससे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। मतलब इसको किसी जर्नल में जो है प्रकाशन किया जा सकता है, आधिकारिक जो गवर्नमेंट राजपत्र होता था उसमें प्रकाशन करने की आवश्यकता नहीं है। विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है वो अलग होता है, लेकिन विकास और शांति के लिए स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है वो अलग होता है। तो इस पर आपको अलग अलग ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा विकास और शांति के लिए खेल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्व्ड? तो विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल अप्रैल 6 को। इस साल का जो थीम था वो था रिकवरी फ्रॉम पेंडेमिक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विटी इन दैट रिकवरी। तो रिकवरी फ्रॉम पेंडेमिक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विटी इन द रिकवरी, ये जो है इस साल 2021 का थीम था, विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस संगठन ने निजी क्षेत्र की फर्मों को मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में भागीदारी की अनुमति दी है? मतलब प्राइवेट कंपनी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मिसाइल सिस्टम बना सकती हैं, इसको अनुमति किसने दी है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अलाउड प्राइवेट सेक्टर फर्म्स टू पार्टनर इन प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल सिस्टम्स? तो ये किसने दी है? ये दी है DRDO ने इसको जो है अनुमति दी है। यह घोषणा डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम के तहत की गई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कौन से प्रोग्राम के तहत की गई है? तो ये दी गई है डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम। ब्लू फ्लैग विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल प्रमाणन है जो समुद्र तटों को प्रदान किया जाता है। ये किस देश से है? मतलब कौन सा देश ब्लू फ्लैग प्रोवाइड करता है समुद्र तटों को? ब्लू फ्लैग इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल सर्टिफिकेशन प्रोवाइडेड टू बीचेज फ्रॉम विच कंट्री? तो कौन सा कंट्री है? वो कंट्री है डेनमार्क, जो प्रोवाइड कराता है। ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क जो है इसको करता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सा फाउंडेशन करता है? तो इसको जो है ब्लू फ्लैग फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा समुद्र के तटों को ये प्रदान किया जाता है। इस पे जो है पानी की गुणवत्ता, कैसा पानी है, पर्यावरण की शिक्षा
संरक्षण और सुरक्षा और सेवाओं पर आधारित ये जो है ब्लू फ्लैग दिया जाता है। तो ये डेनमार्क की जो है फाउंडेशन देती है। किसानों के लिए सीधे भुगतान प्रक्रिया में आड़तियों को शामिल करने वाला कौन सा राज्य है, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जो आड़तियों को, किसानों को भुगतान करने के लिए अपने सिस्टम में इंक्लूड करता है। विच स्टेट इज़ टू इन्वॉल्व आड़तियाज इन द डायरेक्ट पेमेंट प्रोसेस फॉर फार्मर्स, तो वो जो है पंजाब है। और पंजाब ने हाल फिलहाल में आड़तियों को बीच में से हटा दिया है और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है भुगतान सीधे किसानों के खातों में करेगी। पहले आड़ती किसानों को भुगतान करते थे, अब जो है पंजाब सरकार डायरेक्ट करेगी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिए। कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वनों के संदर्भ में शीत और मानसून के बीच के मौसम को क्या कहा जाता है, तो नॉर्मल वन क्या कहा जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन वनों के संदर्भ में मतलब वनों की तरफ से अगर देखा जाए तो क्या कहा जाता है। विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट व्हाट इज़ द सीजन बिटवीन विंटर एंड मानसून रेफर टू एज, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फॉरेस्ट फायर सीजन, जंगल फायर सीजन इसको कहा जाता है, जो कि शीतकाल और मानसून के बीच का मौसम होता है, क्योंकि इसमें आग बहुत ही ज़्यादा लगती है जंगलों में। सर्दियों और मानसून के बीच का जो मौसम होता है उसे जंगल की आग का मौसम भी कहा जाता है। भारत में जलवायु परिवर्तन और हिमालय क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण ये बढ़ रहा है, क्योंकि वर्षा कम होती जा रही है, रेंज नहीं आ रही हैं, तो इस वजह से आग लगती जा रही हैं। उत्तराखंड के एग्जाम्पल है ये कि उत्तराखंड के जो जंगल हैं नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक लगभग 3 ही महीने में आग लगने की जो है 470 घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल उनकी संख्या 39 थी सिर्फ। तो ये किस वजह से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से और वर्षा ना होने की वजह से हो रहा है। तो इस सीजन को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट फायर सीजन कहते हैं। कौन सा राज्य के स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए, समिति बनाने के लिए तैयार है, तो जो क्या कहते हैं रजिस्टर है इंडिजीनियस इनहिबिटेंट्स, मतलब वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनका जो रजिस्टर बनाने का है, तो वो कौन सा जो स्टेट है जो कि उसके लिए समिति का गठन करने के लिए तैयार है। विच स्टेट इज सेट टू फॉर्म ए कमेटी टू प्रिपेयर द रजिस्टर फॉर इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ द स्टेट, तो वो कौन सा है, वो है नागालैंड, जो कि बनाने को तैयार है कमेटी स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर बनाने के लिए। जुलाई 2019 में नागालैंड सरकार ने RIIN, तो कभी कहीं कहीं ये सिर्फ RIIN भी दिखाया जा सकता है, तो उसका मतलब है यही है, रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहिबिटेंट्स लॉन्च किया था 2019 में, तो RIIN का मतलब भी यही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही वीडियो जाती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।